देखिए बीजेपी की सरकार, थोड़ा ऊपर कर लीजिए माइक। बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, ये तो मुझे पता है। आप थोड़े शौक में आ गए हैं ना। मीडिया वाले काफी शौक में आ भी जाते हैं। पर नहीं, जी बिल्कुल उद्धव जी की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। आप ये सोचिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ रातों रात जो राज्यसभा को लेकर खेल हुआ और जिन पे उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया। ईजी होता है, बहुत ईजी होता है कि कौन ये लड़ाई लड़े, हम अपनी पार्टी को बचाएं, हम अपने लीडरशिप को बचाएं, हम अपने मंत्री पद को बचाएं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देखिए जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया वो चले गए ना, किस स्पीड से बीजेपी में ज्वाइन किया आपने कल ही देखा है। पर जिनने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है, और वो संघर्ष ये है कि आज जो देश में हालात हैं, प्रजातंत्र को ले लीजिए, संविधान को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, महिला सम्मान को ले लीजिए, किसानों के दर्द को देख लीजिए, अगर हम उनकी आवाज़ बनने को तैयार ना हो और सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ये देश के लिए भी हानिकारक है। देश संकट में है। तो हमने वो लड़ाई लड़ी है और इसीलिए हम आश्वस्त हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है उन्होंने बेईमानी देखी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग महाराष्ट्र से आते हैं, पर एक चीज़ कहूँगी, महाराष्ट्र में सब सह पर गद्दारी और बेईमानी नहीं सहन करते, तो उसको लेकर वो बहुत क्लियर हैं। आपका इशारा ये है कि जो लोग गद्दारी करके गए हैं, चाहे वो शिवसेना से गए हों या एनसीपी से गए हों, हाँ, उनकी दाल नहीं गलने वाली और जनता उनको नहीं स्वीकार करेगी। सिर्फ जिन्होंने गद्दारी की वो नहीं, जिन्होंने गद्दारी करवाई उनको भी सबक सिखाएंगे, मैं आपको बताऊं। ओके, बीजेपी भी इस बार यानी कि बैकफायर करेगा उसको। तो आप समझ गए कि बीजेपी ने ही गद्दारी करवाई है। आपने कहा स्पॉन्सर था ना। जाहिर है एनसीपी और शिवसेना में जो टूट हुई वो बीजेपी ने करवाई। बिल्कुल। जब सोचिए, जब खुद देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता जी कह सकती हैं कि रात में जेम्स बॉन्ड बन के जाते थे वो शिंदे जी से मिलने, तो अब शक क्या रह जाता है कि बीजेपी ने ही शिवसेना और एनसीपी को तोड़वाया था। जेम्स बॉन्ड से मत कंपैरिजन करिए प्लीज, ही इज माय फेवरेट हीरो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अमृता फडणवीस भी है, प्लीज रिपीट मत करिए। ओके, तो इस बार महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही हैं एमवीए की और एनडीए की? देखिए मैं प्रेडिक्शन तो करूंगी नहीं, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अब जब हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में थे तो 23 सीट उन्होंने जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने और 18 हमने जीती थी, तो हम दोनों मिलाकर कुछ 45 सीट थी वहाँ पर उसमें लोकसभा में, तो विच इज़ 45 सीट्स। अलायंस टूटा, 23 एमपीज़ हैं उनके पास। अब मैं आपको इस विश्वास से कह सकती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में 23 सीट का ही आंकड़ा बीजेपी को आएगा या उससे नीचे आएगा, जिसमें बीजेपी, वो मिंदे सेना और वो फ्रॉड एनसीपी, तीनों का मिलाकर 23 पे रह जाएगा। एक बार फिर से कहेंगे आप, कौन सी सेना? मिंदे सेना। मिलने मिंदे 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 का क्या मतलब? हम तो शिंदे सुनते हैं। हाँ, वो नाम है उनका। हाँ। पर काम जो किया वो मिंदे का काम किया। मिंदे यानी, हाँ, वो क्या होता है? थोड़ा जो मराठी में कुछ होता है क्या? कम बुद्धि हो। ये भगवान क्या जुल्म है। और एनसीपी को क्या कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कि एक दूसरा गुट है एनसीपी का। हाँ। शरद पवार जी, आज आपने कहीं नहीं सुना होगा, दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि फाउंडर मेंबर जिंदा हैं, फाउंडर मेंबर अभी भी काम कर रहे हैं, फाउंडर मेंबर रिटायर नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं जो गलत हुआ है, पर फिर भी इलेक्शन कमीशन कह नहीं, आप ही गलत हो, पार्टी तो किसी और की है। ये तो मैंने कहीं नहीं सुना है। पर प्रियंका ने बड़ा दावा किया कि बीजेपी 23 से आगे नहीं जाएगी और एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट को कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, आप बीजेपी को सारे 23 के 23 क्यों दे दिए? हो सकता है 1-2 वो लोग भी जीत लेंगे। टोटल एनडीए 23 के आसपास ही है। टोटल 23 होगा, इससे कम ही होगा। हाँ, अब ऑडियंस से कुछ सवाल ले लेंगे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए। माइक है ना आपके पास? माइक ले लीजिए जरा, माइक दीजिए दौड़कर। तो आप ये कह रही हैं महाराष्ट्र में अगर 15-20 सीट का नुकसान होता है एनडीए को, तो कितनी आएंगी टोटल एनडीए की इस बार? वो कह रहे हैं 370 और 400। देखिए मैं प्रेडिक्शन में नहीं हूँ, पर एक लॉजिक लगा लें। अब आप साउथ इंडिया में जाएं, कर्नाटका, और आई थिंक दूसरा उन्होंने आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना से सीट जीती थी 4, और कर्नाटका से 28 में से 26 बीजेपी ने जीती हैं। अगर सेम मोमेंटम रहा, विच आई टोटली डाउट, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, पॉपुलर सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, पॉपुलर है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, पर ये पीक तो वो नहीं रीच करेंगे, ना तेलंगाना में ना कर्नाटका में। अब साउथ इंडिया हो गया, अब हमें महाराष्ट्र का मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ। फिर आप चलिए ऊपर राजस्थान लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, झारखंड लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम आए थे। हाँ। वो ही सेम रिपीट परफॉर्मेंस करना, आप भी यहाँ बैठे हैं, आपने भी बहुत इलेक्शंस कवर किए, मैंने थोड़े कम देखे हैं, पर समझ इतनी है कि इतना तो वो टॉप नहीं कर पाएंगे। सही पकड़े हैं। उनकी आस किस में है? ऑफ कोर्स गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में भी फुल आई थी, फुल आई थी। हाँ, फुल आई थी। तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो अगर लेट्स से वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो फॉर इंडिया, बंगाल, हाँ, फिर बंगाल में उनकी जो सीट्स आई थी, तो आप कह रहे हैं क्या बंगाल में बढ़ेंगी, यूपी में बढ़ेंगी, ओडिशा में बढ़ेंगी, बीजेपी कह रही है। वो सोचते रहे, वो बोलते रहे, वो नैरेटिव सेटिंग में तो कुछ भी कर देते हैं, और सब लोग उनकी तरह पोपट की तरह आजकल बोलने लग गए हैं। उन्होंने कहते 400 सीट, तो सब पोपट की तरह 400 सीट 400 सीट 400 सीट 400 सीट, कोई अक्ल नहीं लगा रहा है मीडिया वाले, सॉरी। बाकी जो देशवासी हैं उनको समझ में आ रहा है कि 400 सीट नॉट पॉसिबल। मैं तो आपको सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ पूरे राज्य देश को देख लीजिए।
कहाँ से वो कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस से वो लोग बोल रहे हैं? तो मैं फिर से कहूँगी, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ, पर मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि 272 सिंपल मेजॉरिटी भी बीजेपी को पार करने में थोड़ी दिक्कत है। ओके, सवाल जल्दी से पूछिए। मेरा नाम सत्यदेव है। जैसे बीजेपी बार बार कर रही है 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन, बीजेपी का कैंपेन है, विज्ञापन है कि 400 पार, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं बताती कि कितना पार करेगी। जैसे अभी आपने कहा कि सब पोपट की तरह कर रहे हैं, लेकिन ये अपना कैंपेन क्यों नहीं कर पा रहे आप इंडिया गठबंधन होकर भी कि हम इतना सीट लाएंगे, इतना ये चीज़ करेंगे, ताकि जनता में एक मैसेज है। मतलब आत्मविश्वास है नहीं आप में कि आप ये कह सकें कि हम 300 लाएंगे? नहीं, आपकी बात कहना सही है कि हमें भी कोई आंकड़ा डाल देना चाहिए, पर ये आंकड़ा डालना तो या तो तुम एस्ट्रोलॉजर हो या तुमने कुछ ईवीएम सेटिंग कर लिया है। इस हिसाब से आप लोग इतना बड़े बड़े नारे लगा रहे हो, पर ये नारे ऐसे कर्नाटका में भी लगा, ये उनका स्टाइल है। उन्हीं के स्टाइल में मैं बात करने लग जाऊँ तो देशवासी भी कहेंगे देखो कॉपी कैट बन रही है। हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा देशवासियों का एजेंडा है। हाँ, और वो एजेंडा क्या है? आज इतनी भरपूर महंगाई मिली है। आप 2014 का उनका कैंपेन देख लीजिए, उस समय वो अब की बार मोदी सरकार, और इस टाइम हो रहा है 2024 में सेम 4 मुद्दे हैं। वो ज्ञान करके निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4। अब आप 2014 में जाइए, बहुत हुई महंगाई की मार, फिर युवा बेरोजगार, फिर भ्रष्टाचार, नारी पर वार, वही सेम 4 चीज़ आप अभी रिपीट करें 10 साल। अरे अपना तो 10 साल का आप रिकॉर्ड दो। 70 साल का इतिहास देख देख कर व्हाट्सएप पे पढ़ कर हम थक गए हैं, सब थक गए होंगे। 10 साल का दो ना। तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें नंबर देने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब इसलिए एक साथ हुए हैं क्योंकि अब देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ती है। आंकड़े तो देश की जनता तय करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई बैठा हुआ प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, देश की जनता आंकड़े डिसाइड करेगी और उस आंकड़ों के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस मुझे है। अगला सवाल लूं उससे पहले, अगर चुनाव के बाद आपकी पार्टी एनडीए में वापस चली गई तब प्रियंका चतुर्वेदी क्या करेंगी? आई थिंक ये बहुत ही हाइपोथेटिकल है बोलना। बार बार मुझसे ये पूछा जाता है। जब मैं कांग्रेस से शिवसेना में आई, सब लोग ये कहते थे कि अरे तुम कांग्रेस से चली गई, अब आप क्या करेंगी, अरे जैसा सिचुएशन होता है वैसा करेंगे। अगर मेरी पार्टी लीडरशिप को ऐसा लगा विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, अगर उनको जाना ही था तो उस समय जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तभी कह सकते थे मुझे पार्टी को बचाना है, पार्टी प्राथमिकता। उन्होंने कहा पार्टी से ज्यादा मेरे महाराष्ट्र की जनता इंपॉर्टेंट, देश में प्रजातंत्र इंपॉर्टेंट, देश का संविधान। अब आप सोचिए, नेचुरल अलायंस तो रहे हैं ना बीजेपी शिवसेना। नेचुरल अलायंस क्या होता है पॉलिटिक्स में? नेचुरल अलायंस क्या होता है मुझे बताइए। आइडियोलॉजी से मेरे लिए नेचुरल, अच्छा अगर कोई मुझे बोले आइडियोलॉजी है, अब अभी मैं पढ़ रही थी, कहीं मैंने ट्वीट किया शायद, 400 कैंडिडेट्स कांग्रेस बीजेपी ने डिसाइड किए हैं, उसमें से 28% कांग्रेस के हैं। क्या आइडियोलॉजी की आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी ये है कि सत्ता में रहना है। सत्ता में कैसे रहना है? या तो हम इलेक्शन के माध्यम से रहें। अगर इलेक्शन में जनता ने नहीं डिसाइड किया तो हम लोगों को खरीदने लगे, हम एक सरकार को गिराने लग जाएं, और सरकार नहीं गिरे तो हम पार्टियों को तोड़ने लग जाएं। पार्टी टूटे फिर हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब में जैसे भी दलीलें दे वो लड़ाई में मतलब नहीं जाएंगे ना। तो ये मेरे एनडीए में नहीं जाएंगे ना? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर होना था तो हो सकता था, पर अब ये लड़ाई बहुत अलग अलग हो चुकी है, हमारे रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊं, देशवासियों को, खास करके युवाओं को मैं बोलना चाहूँगी, देश में ऐसा नहीं है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी के राइट विंग पॉलिसीज, लेफ्ट विंग पॉलिसीज, अब वो बचा नहीं है। हाँ, बचा नहीं। हाँ, अभी इंडिया फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आवर लिबर्टीज आर इंपॉर्टेंट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस और शिवसेना का हो सकता है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हो सकता है, तो फिर किसी का किसी से भी हो सकता है। सवाल जल्दी से पूछे। मैम अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का मेन चेहरा कौन होगा? जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो जनता का सवाल एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बस सिंपल डेमोक्रेसी प्रोसेस बता दूं, सिखाना क्या बता सकती हूँ। एक होता है प्रेसिडेंशियल कैंपेन, जहाँ पे जैसे अमेरिका में आप देखते हैं डेमोक्रेसी एट वर्क है, 2 प्रेसिडेंट्स का चयन होता है, 2 प्रेसिडेंट्स के चेहरों के बीच में चुनाव होता है। हमारा क्या है, यूके का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है वो हम फॉलो करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि पहले जो आप हैं, आप उन लोगों को चुनकर भेजें जो आपके साथ अलाइन करते हैं, जो आपको लगता है हाँ इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। वो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वो डिसाइड करेंगे हु विल बी द फर्स्ट इन द कैबिनेट, विच इज द प्राइम मिनिस्टर। तो एमपीज विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी, दे विल डिसाइड हु इज द फेस। अब आप मुझे बोलिए कि आज जो अलायंस बना है उसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स पॉपुलर होकर जीतकर अपने स्टेट में तब आए हैं, तो वो अगर स्टेट संभाल सकते हैं वो देश भी संभाल सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री गुजरात संभाल सकते हैं तो वो देश भी संभाल सकते हैं। यही लॉजिक है ना। महाराष्ट्र संभाल सकते हैं तो देश भी संभाल सकते हैं। बिल्कुल संभाल सकते हैं, क्यों नहीं संभाल सकते? आज कोई भी आप देखिए, अगर आज वो स्टेट संभालेंगे, जैसे प्रधानमंत्री की दलील थी, उसी तरह राहुल गांधी भी संभाल सकते हैं। राहुल गांधी जी, जिसको भी अगर एमपीज जीतते हैं और एमपीज कहते हैं राहुल गांधी को बनाना है, तो आई एम श्योर देश की जनता भी उसमें कहेगी ठीक है। अगर कहेंगे खड़गे जी को बनाना है तो वो भी सक्षम है। 9 टर्म जीते हुए हैं, 45 साल से उनकी राजनीति, 45 के 55 साल से उनकी राजनीतिक करियर रहेगा, तो एक्सपीरियंस तो है।
ठीक है ओके, जल्दी जल्दी 2-3 सवाल लेते हैं वहां से। जी मैम। मैम, जिस तरह से इंडिया गठबंधन अभी मतलब पार्टी साथ हैं, वो नेशनल लेवल पर साथ दिख रही हैं, पर जो स्टेट्स हैं वहाँ उनकी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। भगवंत मान जी कह रहे हैं जो कांग्रेस के बारे में, पर जब अभी जेएनयू का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टूडेंट विंग थे, जैसे एनएसयूआई थी और लेफ्ट विंग थे, कहीं ना कहीं ये लोग इंडिया गठबंधन में साथ दिखते हैं, पर जब बात आती है रूट लेवल पॉलिटिक्स की, तो वहाँ ये अलग अलग क्यों, एक दूसरे के खिलाफ क्यों, वहाँ साथ क्यों नहीं होते? नहीं देखिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, कमिटमेंट है। एक होता है कि माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे क्या हमारा कमिटमेंट है? देश में हर कोने में महंगाई की मार है, तो ये मैक्रो कंसर्न है। देश में बेरोजगारी की मार है, हर राज्य में है, तो एक मैक्रो कंसर्न है कि केंद्र में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो और अगर संविधान को तोड़ मोड़ कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कहते हैं कि जो हुआ है बिल्कुल असंवैधानिक हुआ है, आप उसको ठीक करिए। पर फिर से वो स्पीकर के खेमे में आते हैं, स्पीकर फिर से अपनी मनमानी करते हैं। स्पीकर प्लेज लेस अ रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एज अ पॉलिटिकल पर्सन। तो ये है कि हम लोग का सीट का गठबंधन हो सकता है राज्यों में ना हो, पर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इंडिया अलायंस में ही आ रहे हैं, साथ में या अलग अलग, मैं मानती हूँ वो इंडिया अलायंस की ही जीत हुई। हाउ आर यू कन्विंसिंग पीपल? और वो मैक्रो लेवल, तो जैसे आप, मैं महाराष्ट्र की बात करूँ कि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मैक्रो लेवल मैंने आपको बता दिया, बेरोजगारी ये वो। महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है अभी मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र में जो बिजनेसेस आ रहे थे वो महाराष्ट्र से हटाकर दूसरे राज्य में कर दिए। महाराष्ट्र में जो सेंटर से सपोर्ट स्कीम्स का आ रहा था वो हटा दिए। तो ये महाराष्ट्र के युवाओं की दिक्कत है। ओके, ये शराब घोटाले पर भी आपका कुछ स्टैंड है क्या? जो जेल में अरविंद केजरीवाल को डाल दिया। देखिए, अगर जिसको देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा, अगर उनको जेल में डालते हैं, जेल में डालिए, कोई यहाँ पे दो राय नहीं है। पर आप मुझे ये बताइए, 1.5 साल हो गए, करीब 2 साल हो गए सिसोदिया को। हाँ, सिसोदिया जी को क्या, जब से इन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, 2 साल हो गए। अब 2 साल में तो 3 लोग सीनियर लीडर्स को अब धरे बैठे हैं जेल में। अब तक तो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स दिखा देते। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड थिंग थी कि वेल हियरिंग हुई थी। उन्होंने क्या कहा? ना तुमने कोई मनी ट्रेल है, ना कोई मनी है, तो तुमने इनको 6 महीने से क्यों रखा हुआ है? अब सिसोदिया जी का क्या है? देखिए, संजय सिंह जी मिनिस्टर नहीं थे, आप ये आर्ग्यूमेंट होगा मिनिस्टर नहीं है इसलिए उनको हमें बेल देने में दिक्कत नहीं है। सिसोदिया जी उसमें खुद क्या थे, क्या उस मंत्रालय के मंत्री थे? कौन सा वर्ड उनके लिए यूज किया? किंगपिन केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल। पहले सिसोदिया जी थे, सॉरी, पहले सिसोदिया जी थे किंगपिन। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आ गए तो अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन। इतने साल से आपके साथ हैं, आप बता दीजिए कौन सा उन्होंने डॉक्यूमेंट हो, कुछ हो जो उन्होंने एडमिट किया। सो यानी आप लोग तंग कर रहे हैं। अब 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार करते हैं, उनके एकदम से केस बंद हो गए। प्रफुल्ल पटेल जी पे इतने बड़े बड़े आरोप थे, वो बंद हो जाते हैं। अभी इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुई है इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने कहा आई थिंक 25 लोग जो शामिल हुए बीजेपी में, 23 के 25 के ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। आपके आने से पहले वही अखबार यहाँ पर फाड़ा गया, बीजेपी के प्रवक्ता ने फाड़ा, उन्होंने कहा कि इस अखबार को हम लीगल नोटिस दे रहे हैं। अब बिल्कुल दो, जितने देने दो। आप तो सबको डराकर धमकाकर चुप कराने का काम कर रहे हो। ओके, जल्दी से अगला सवाल, जल्दी 2-3 सवाल और। कौन है? हाथ उठा दीजिए जल्दी से। मेरी प्रवक्ता कौन थे जो आए थे? अजय आलोक और राजकुमार भाटी। नो वंडर। सुरेंद्र राजपूत। नो वंडर। AK वाजपेयी। नमस्ते, मेरा नाम प्रद्युम्न है। क्या वाकई ऐसा हो चला है कि मौजूदा सत्ता के पीछे जनता की एक बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी हो चली है? अगर हाँ तो उस दीवार को सो कॉल्ड अपोजिशन यूनियन की बात चल रही हो, कैसे तोड़ेगी? ओके, अगला सवाल जल्दी, क्विकली। मैम, विपक्ष से जब भी सवाल पूछा जाता है या कुछ भी उनके साथ हो जाता है तो वो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो जब विपक्ष बोलता है कि ईडी फ्रॉड, मतलब ई फ्रॉड, मेरा शायद शब्द गलत है, ईडी पे वो करते हैं कि हमें विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं, तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब भारतीय जो संस्थाएं हैं उन पे ही विश्वास नहीं है तो अब करना किस? वाह दीदी नहीं क्विकली नेक्स्ट। अब मुझे सारे सवाल याद रहे हैं। नहीं, वो 2-3 के जवाब हो चुके हैं इसीलिए मैंने वो कर दिया। लास्ट। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैम पिछले 10-15 सालों में राजनीति पे क्या बदला है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी मैम, तभी पार्लियामेंट में डिबेट्स हुआ करती थी मैम, तभी वो एक प्रॉपर तरीके से डिबेट्स हुआ करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब भी डिबेट्स होने को जाती है मैम, हमेशा सेशन को रद्द किया जाता है। पिछले साल ही मानसून सेशन हुआ था। अब नया पार्लियामेंट आएगा ना, इस पर तब डिबेट करेंगे। मेरे ख्याल से वो सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आई थिंक ये तो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम सब कर रहे हैं, सब हम विपक्ष में रहकर विदाउट पावर लेकर भी हम ही जिम्मेदार हैं। ये अच्छी चीज़ है, बट नहीं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। पर पहले आपका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने जो कहा क्या बदलाव आया। मैं भी, मुझे आए हुए राजनीति में 12 साल, और मैं भी देखती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितनी, और राज्यसभा में तो इतनी इंटेंस डिबेट्स होती थी। आप अरुण जेटली जी को ले लीजिए, चिदम्बरम जी को ले लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद जी को ले लीजिए, बहुत सारे वक्ता, सुषमा स्वराज जी को ले लीजिए। नहीं, आई थिंक वो लोकसभा में थी ऑफ कोर्स। तो उनकी जो डिबेट्स होते थे उनको देख कर हम इंस्पायर होते थे। ऐसा महत्वाकांक्षा होती थी कि हम भी पार्लियामेंट में जाएं, हम भी भागीदारी लें। जब मैंने राज्यसभा में अपना टेन्योर शुरू किया, मैं अभी भी रोज़ बैठती हूँ, सबकी सुनती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, विपक्ष से हूँ, सत्ता पक्ष से हूँ, हम सबकी सुनते हैं, मैं सबकी सुनती हूँ सवेरे से शाम। पर जो क्वालिटी, एसेंस ऑफ डिबेट है
वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। Okay, दूसरी चीज, आई एम सॉरी, कोई और आ रहा है क्या? टाइम खत्म हो रहा है। ओह सॉरी, कमर्शियल का टाइम है मेरा, ओ इसलिए। कमर्शियल का टाइम, ओके, बट आई एम कमिंग बैक और नो? नहीं, बस ये खत्म है। Oh no, so then I'm sorry. जल्दी, Commercial quick. can wait. So second about ED. मैंने ये नहीं कहा ED हम लोग पूरा विश्वास खत्म हो गया है। ED को अंडरमाइन किया जा रहा है। जो लोग आपके साथ आ जाते हैं, आप ED केसेस बंद कर देते हैं, तो ED का भी नुकसान हो रहा है ना। इतिहास उनको कैसे याद करेगा कि वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ला रहे हैं। तो ED की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर संविधान का एक तुम्हें इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको निभाए ना।